तो आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में कहेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाएं, या हिंदी में रेडॉक्स वर्ड भी यूज करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा हो, यानी कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। तो अब आपको समझना है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। एक डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन जो होता है जनरली वो क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन या किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व क्या होता है? ऐसा तत्व जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जबकि हाइड्रोजन या किसी भी धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये या में होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगी या कोई भी धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो उसको हम अपचयन कहेंगे, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही है या कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब देखो उल्टी डेफिनेशन भी बन सकती है। कैसे? कि जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, वैसे ही हाइड्रोजन का निष्कासन होना भी ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का निष्कासन या किसी भी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसी तरह से मैं उस तरफ क्या लिख सकती हूँ इसके अपोजिट, कि ऑक्सीजन का या किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो ऋण विद्युतीय तत्व से मतलब हो गया जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, धन विद्युतीय तत्व का मतलब हो गया जिन स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप सिंपल एक रिएक्शन देखें, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण। जबकि अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जैसे कि एथीन होती है जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है, अगर इसमें आप H2 ऐड कर देते हैं निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो C2H6 बन जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। इसी तरह से मैंने लिखा है धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन भी ऑक्सीकरण होता है। कैसे? जैसे देखिए आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप H2O2 से कराएं तो ये K3FeCN6 में बदल जाता है। ये इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, इसको पोटेशियम फेरीसाइनाइड कहते हैं। तो यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ से पोटेशियम का निष्कासन हुआ है, K4 से K3 हो गया, तो K पॉजिटिव का क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। और किसी धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो आप याद कैसे रख सकते हैं कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अगर अपचयन है तो निकलना क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा है किसी ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन के अलावा कोई और भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे कि Mg में Cl2 जुड़ गया क्योंकि Cl पे -1 चार्ज होता है, तो इसका जुड़ना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो जनरली ये ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन है, लेकिन इस चैप्टर में जो ज्यादा काम आएगी वो यह है कि इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखो, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं?
उसको अपचयन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के निकलने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का निकलना हाइड्रोजन की तरह ही है, इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इस तरफ लिख दो आप, किस किस को ऑक्सीकरण कह सकते हो, या तो ऑक्सीजन के जुड़ने को कह सकते हो, या ऋण विद्युत तत्व के जुड़ने को, या इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने को और हाइड्रोजन के रिमूव होने को। हाइड्रोजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, ये सब क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। ये याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, जबकि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। आपको बस ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के जैसा है, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या है, अपचयन। और जैसे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, वैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के संदर्भ में। देखो, अगर आप सोडियम क्लोराइड के निर्माण की बात करो तो कैसे हुआ है, एक सोडियम है, उसने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और किस में बदल गया, वो सोडियम पॉजिटिव में। तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसी तरह से अगर आप क्लोराइड की बात करें तो इसने वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और Cl नेगेटिव में बदल गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ Cl का Cl नेगेटिव में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और सोडियम का सोडियम पॉजिटिव में ऑक्सीकरण हुआ है। देखो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर चार्ज में बढ़ोतरी हो रही है मतलब ऑक्सीकरण, और अगर चार्ज में कमी हो रही है मतलब अपचयन। यहाँ देखो 0 से +1 हो गया, 0 से +1, तो चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, कैसे लिखोगे आप, चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीकरण, और चार्ज अगर कम हो रहा है, आवेश में अगर कमी आ रही है मतलब अपचयन। तो ऐसे भी आप ऑक्सीकरण अपचयन लिख सकते हैं। आवेश में वृद्धि, आवेश में वृद्धि क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, और आवेश में कमी क्या कहलाएगी, अपचयन। तो यहाँ देखो, यहाँ 0 से -1 हो रहा है, यानी कमी आ रही है मतलब अपचयन हो रहा है। यहाँ 0 से +1 हो रहा है मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक और आपके पास प्रयोग करके बताया है, प्रतियोगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, मतलब कि अगर दो धातु हैं तो दोनों में से किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा धातु की क्रियाशीलता पर। जो जितना क्रियाशील धातु होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन इजीली कर देगा। जो जितना क्रियाशील होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और जो कम क्रियाशील होगा फिर वो अधिक क्रियाशील धातु की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि अगर आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिया आपने बीकर में, और यहाँ इसमें आपने एक जिंक की छड़ डाल दी, ठीक है, जिंक की क्या है, ये छड़ है। तो इसको कुछ समय तक आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में भी, कि अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में आप जिंक की छड़ रखते हैं तो क्या होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर नीला रंग गायब हो जाता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है सॉल्यूशन का, और वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जिंक के छड़ में जो जिंक प्रेजेंट है वो इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर देखो जिंक जो है इसका अगर आप चार्ज देखो तो इसमें 0 है, ये अभी उदासीन है। कॉपर सल्फेट में देखो तो सल्फेट पर -2 चार्ज है, तो कॉपर पर क्या है, +2 चार्ज है। जब आप यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ अगर आप बात करो तो इस जिंक के साथ अगर इसके ऐड होने से ये जिंक जो है इस पर क्या चार्ज हो गया, +2, और कॉपर जो है वो किस में बदल गया, आप देखिए तो 0 में। कॉपर अकेला है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 चार्ज है। तो यहाँ देखो 0 से +2 हो रहा है, यानी कि जिंक का जिंक सल्फेट में बदलना कौन सी क्रिया हो गई, आवेश में वृद्धि होना। मैंने क्या कहा था,
ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और CuSO4 Cu में बदल गई, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट करेगा, ये कॉपर सल्फेट किस में बदल जाएगा, कॉपर में, और यहाँ पर जिंक के छड़ पर जम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाल कलर का कॉपर जम जाएगा, और आप देखेंगे क्योंकि कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कौन कर रहा है, जिंक सल्फेट, तो यहाँ जिंक सल्फेट बन रहा है, तो नीला रंग तो किसका होता है, कॉपर सल्फेट का। जब कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में बदल गया तो नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सारा कॉपर सल्फेट किस में बदल जाएगा, कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट रहेगा ही नहीं तो नीला रंग क्या हो जाएगा, गायब। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो रही है, जिसके कारण जिंक जो है जिंक सल्फेट में बदल जाता है, और कॉपर सल्फेट कॉपर में बदलकर यहाँ जिंक की छड़ पर निक्षेपित हो जाता है, और इसके कारण नीला रंग गायब हो जाता है। यहाँ पर इसने कहा है एक और रिएक्शन, जैसे इसने कहा है कि अगर आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लो और उसमें कॉपर से रिएक्ट कराओ तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल सकती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो वो क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब ये जो कॉपर होगी जो सॉल्यूशन में टूट जाते ही Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पर ये Cu2 पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन में, ये क्या करता है, जल्दी से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में बदल जाता है, कॉपर में। तो यहाँ जिंक जो है वो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया हो गई। लेकिन यहाँ ये कॉपर जो है इस जिंक को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है और उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रवृत्ति होगी, ना कि कॉपर की। ठीक है, तो इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर आप यही अभिक्रिया कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह अभिक्रिया हो जाएगी और आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस क्यूप्रिक नाइट्रेट बन जाएगा और प्लस Ag बन जाएगा। यहाँ यह अभिक्रिया क्यों हुई, क्योंकि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, Ag को। तो यहाँ पर जो Ag पॉजिटिव है वो इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद किस में बदल जाएगा, Ag में, और कॉपर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर देगा और किस में बदल जाएगा, Cu पॉजिटिव में। और अगर यही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करे, क्योंकि कॉपर की संयोजकता 1 और 2 दोनों होती है, तो क्या बना देगा, Cu2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके क्यूप्रिक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है तो ये अभिक्रिया हो जाएगी, जबकि ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो धातुओं को अगर उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लो, तो आपने ये पढ़ा है, उसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जो कि धातुओं की क्रियाशीलता को उनके घटते क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। और हमेशा याद रखना है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और कम अभिक्रियाशील धातु का क्या हो जाएगा, अपचयन। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कम अभिक्रियाशील धातु का ऑक्सीकरण हो जाए। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, जबकि ये रिएक्शन हो जाएगी अगर आप कॉपर को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बन जाएगा और प्लस Ag बन जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करेगा, जो आपने 10th में पढ़ी हुई है, उसको फिर से याद करना कि क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या है, या फिर इस चैप्टर में भी लास्ट में दे रखी है। तो एक हमने पढ़ा ऑक्सीकरण हो गया और अपचयन हो गया। एक और टर्म है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। तो जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो तो होते हैं अपचायक, और जिनका खुद का अपचयन होगा वो होंगे ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण स्पीसीज जो होती है, जैसे आप यहाँ बात करें कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, जिंक सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट का किस में हो रहा है, कॉपर में अपचयन। तो जिनका खुद का अपचयन होता है वो तो होता है ऑक्सीकारक, उल्टा है, ऑक्सीकारक जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीकारक,
और जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, वो है अपचायक। तो ये कह सकते हैं यहाँ जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो यानी कि अपचायक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे वो होंगे ऑक्सीकारक। ये इस तरह से याद रखना है आपको कि ऑक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक हैं, और अपचायक वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन दाता हैं। जनरली आपको इसी तरह से याद करना है कि पहले देख लो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, फिर जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो है अपचायक, और जिसका खुद का अपचयन हो रहा है वो है ऑक्सीकारक। अब यहाँ पर क्योंकि इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो क्या है, अपचायक। इस तरह से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता है तो अपचायक, इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो ऑक्सीकारक, ठीक है। उल्टा हो जाता है जल ऑक्सीकरण और अपचयन का।